डायपोल मोमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए भी नहीं है। क्लियर? पैरामैग्नेटिक के अंदर एटम के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट की एडिशन करेंगे तो जीरो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज हायर इंटेंसिटी से लोअर इंटेंसिटी की ओर मूव होगा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक होगा वो लोअर से हायर की ओर मूवमेंट करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो है वो फेरोमैग्नेटिक की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। फेरोमैग्नेटिक हम माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो उसमें इस टाइप की डोमेन रहती है। इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबकी डायपोल मोमेंट इक्वल डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल ये सभी इसी डायरेक्शन में, नीदर डिफरेंट डिफरेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये डोमेन जो है 1 मिलीमीटर के रेंज में होता है, 1 मिलीमीटर के रेंज में ये डोमेन होंगे, और इस डोमेन में कितने एटम्स रहेंगे वो भी उन लोगों ने लिख के दिया होगा। 10^10 11 10^11 10^11 10^11 एटम्स। ओके, हर डोमेन के अंदर, डोमेन की साइज 1 मिलीमीटर, डोमेन के अंदर अप्रॉक्सीमेट 10^11 एटम्स, लेकिन सभी एटम्स की डायपोल मोमेंट इन इक्वल डायरेक्शन। लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट के लिए जब एडिशन होगी तो सभी डोमेन डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट के लिए टोटल एडिशन जीरो होगा। ऑब्जेक्ट के लिए टोटल एडिशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये फेरोमैग्नेटिक की कंस्ट्रक्शन है। इसमें डोमेन स्ट्रक्चर रहता है। डोमेन के अंदर जितने एटम्स है सबकी डायपोल मोमेंट इक्वल डायरेक्शन में होती है, लेकिन सभी डोमेन इक्वल डायरेक्शन में नहीं होते, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। और जब सबको ऐड कर दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए वो जीरो होगा। लेकिन सपोज आपने इसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो, तो स्लोली स्लोली सभी डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाएगी। पहले ही डोमेन, सेकंड डोमेन, बाद में सभी डोमेन जब इक्वल डायरेक्शन में हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गए, और सभी डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल मैग्नेटाइजेशन मतलब सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगी। अब ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेट, कल पढ़ाया था, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करेंगे, रैंडम मोशन डिक्रीज होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो सभी डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाएगी, और सभी डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बताया जाएगा। क्लियर? तो ये टोटल बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक की होती है। अब फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी उन लोगों ने दो टाइप बताए, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मतलब जो परमानेंट मैग्नेट बनता है, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। करंट पास करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड मिलना मतलब सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ओके, ये सब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन बार मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेटिज्म रखता है उसको क्या बताया जाएगा? हार्ड फेरोमैग्नेटिक। मगर एक चीज और कि यहाँ भी क्यूरी लॉ कंप्लीट कर सकते हैं। उन लोगों ने सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक के अंदर हमको ये कंप्लीट करके दिया है। क्वेश्चन लिखा था, एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक चीज और भी है, इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो सपोज मैंने यहाँ फेरोमैग्नेटिक रखा, एन और ये एस, एन की इंटेंसिटी कम है, एस की इंटेंसिटी ज्यादा। ओके, जब यहाँ रखेंगे तो ये भी एस और एन क्रिएट होगा, सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक, सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक। इससे इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ये भी अट्रैक्शन देगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोशन करेगा। तो इसका मतलब इसमें ये तो पैरामैग्नेटिक की तरह ही हुआ, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो स्पीड है और फेरो की स्पीड है बहुत डिफर है। हाईएस्ट स्पीड फेरो की है। जैसा आपने यहाँ रखा, अपने आप इंस्टेंटली कहाँ जाएगा? जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इसलिए पता है डाई, पैरा एंड फेरो बाइफर्केशन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हो जाती है। कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप सब्सटेंस रखेंगे, लोअर इंटेंसिटी की ओर गया तो डायमैग्नेटिक, हायर की ओर गया तो पैरामैग्नेटिक,
लेकिन हायर कर इंस्टेंटली जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक होगा, वो स्पीड डिफर पता चल जाती है। क्लियर? तो ये ऐसे टेस्ट है जिससे हम कंप्लीट कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है। ओके, तो यहाँ तक उन लोगों ने आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर 35 नंबर क्वेश्चन में लिख के दिया। लेकिन उसके बाद बता 36, explain the hard ferromagnetic and soft ferromagnetic. जैसे कि in some ferromagnetic material the magnetization, मतलब बाहर की मैग्नेटाइजेशन, मतलब ये आप रिमूव करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो आपने रिमूव कर दी, फिर भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी थी, इससे सभी डोमेन की डायपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो गई। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर ली, ओके, और ऑब्जेक्ट परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक बताया जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म है तो इसका मतलब ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपने रिमूव किया, ऑब्जेक्ट फिर से अपने मैग्नेटिज्म लॉस करेगा तो इसका मतलब वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक हुआ, कि जब तक करंट पास होता है तब तक वो ऑब्जेक्ट जब तक करंट पास होता है तब तक वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिज्म रखेगा। ओके, तो यहाँ उन लोगों ने सभी चीज एक्सप्लेन करके दी है। लेकिन ये हार्ड और हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, इससे अच्छा उन लोगों ने फिर से एक्सप्लेन करके दिया सेकेंड यूज के साथ, वहां ज्यादा से ज्यादा काम में आएगा। तो पहले सर एक बार रिपीट करो ना 36 नंबर। 36 नंबर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो सभी ये जो डायपोल डोमेन की डायपोल है वो फिर भी उसी डायरेक्शन में होगी, मतलब ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो उसको क्या बताएंगे, हार्ड फेरोमैग्नेटिक। लेकिन सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की और फिर से वो रैंडम कंडीशन में आ गई जो इनिशियली थी, ओके, तो उसको सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि जब तक करंट पास होता है, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो वो सॉफ्ट। लेकिन एक बार एक्सटर्नल में रखा, बाद में एक्सटर्नल आपने रिमूव कर दिया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक बताया जाएगा। इससे ज्यादा इसमें याद भी नहीं रखना है, और लिखना तो इतना ही लिखना है। लेकिन मैंने क्या बताया, इसकी एक्सप्रेशन और ज्यादा उन लोगों ने पीछे ग्राफ के बाद दी है। ओके, तो वहां आपको इससे ज्यादा पता चलेगा। एक चीज और भी दी इसके बाद नंबर कि जैसे हमने पैरामैग्नेटिक के अंदर पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ लिखा था, सिमिलरली अब फेरोमैग्नेटिक के लिए भी क्यूरी लॉ लिखेंगे। उसने बताया कि फेरोमैग्नेटिक, एक चीज और आगे स्टैंडर्ड पढ़ाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिज्म कैसे लॉस होती है। सपोज परमानेंट मैग्नेट है सर किस फ्रिक्शन कंडीशन से के अंदर उसकी मैग्नेटिज्म लॉस होगी, फिर से आइस फिर से फ्रिक्शन फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड फ्रिक्शन तो है लेकिन फ्रिक्शन की एक्सपेरिमेंट बहुत कम मिलेगी। इक्वल पुल साथ में रखो, इक्वल पुल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, और इसको फिट कर दो, ओके, तो मैग्नेटिज्म लॉस होगी। इंस्टेंटली टेम्परेचर इंक्रीज करो तो भी मैग्नेटिज्म लॉस होगी। या मैग्नेट को अर्थ की ओर थ्रो करेंगे, कोलाइड होगा तो भी मैग्नेटिज्म लॉस होगी। ओके, सभी कंडीशन ऐसे जहां इसकी मैग्नेटिज्म लॉस होती है। लेकिन एक चीज बताए वो टेम्परेचर, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि मैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब मैग्नेटिज्म लॉस होगा। और फेरो में तो क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया ये सभी डायपोल रैंडम हो जाएगी, डोमेन ब्रेक होंगे, इसका मतलब पूरा ऑब्जेक्ट फेरो में से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक क्या था, एटम के पास डायपोल मोमेंट है लेकिन पूरे सब्सटेंस के लिए डायपोल मोमेंट जीरो। सिमिलर यहाँ क्या होता है, डोमेन रहेगा ही नहीं, टोटल डोमेन ब्रेक हो जाएंगे, सभी डायपोल या सभी एटम्स फ्री हो जाएंगे, और इसलिए फेरोमैग्नेटिक से वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरो से पैरा में। इसका मतलब मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है इट्स कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और इसलिए उन लोगों ने बताया x इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस tc। कल ये फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी, कल ससेप्टिबिलिटी की फॉर्मूला लिखी थी, पता है, c is 0 upon t, c is a Curie constant, measure of constant of magnetic field and t temperature,
मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। इसी फॉर्मूला से लिख के दिया, या म्यू जीरो नहीं दिया, उसने सी डैश कर दिया। ओके, सो एक्सएल इज इक्वल टू सी डैश ई माइनस टीसी। टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से जब ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे, इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इन पैरामैग्नेटिक। क्लियर? इसको क्या बताया जाए? क्यूरी टेम्परेचर। और सेकेंड चीज कि हमने वो मेजर इफेक्ट पढ़ी थी, वहां भी बताया था सुपर कंडक्टर कि सपोज किसी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखेंगे तो फिक्स टेम्परेचर कौन सा? तो वही क्यूरी टेम्परेचर, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी बताया जाता है, क्यूरी टेम्परेचर भी बताया जाता है। ओके, कि जिस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखने से, उस टेम्परेचर से कम कम टेम्परेचर हम रखेंगे तो अपने आप वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कौन सा सब्सटेंस था जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता था, या किस सब्सटेंस के अंदर? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसमें मेजर इफेक्ट मिलती है। क्लियर? और यहाँ उस जो मतलब सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? किसी फिक्स टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू जीरो, नियरेस्ट टू जीरो, इसको सुपर कंडक्टिविटी बताया जाता है। ओके, तो यहाँ भी ऐसा है कि जिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट होता है वो क्यूरी टेम्परेचर, और सपोज क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखा, ओके, तो अपना मैग्नेटिज्म लॉस होगा। तो उसने कहा xm इज इक्वल टू सी डैश अपॉन t माइनस tc। ये जो फॉर्मूला उन लोगों ने दी है, ये x में क्यूरी टेम्परेचर ऐसा उसने लिख के दिया है, लेकिन ये क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और दर्पण के अंदर मेरे ख्याल से सभी मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यूएशन दी है, लेकिन अभी तक कभी भी उन लोगों ने किस मटेरियल के कौन सी टेम्परेचर वो क्वेश्चन कभी नहीं किया। लेकिन हम बता नहीं सकते कौन सी क्वेश्चन कब पूछेंगे, सिंपल चीज है। इस बार कुछ से एग्जाम पूछा कि 1 ग्राम किसी भी मटेरियल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अब तो 11th में था, 11th की फॉर्मूला थी इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, और 11th में था 1 माइक्रोग्राम को एनर्जी में कन्वर्ट करो। ये एमसीक्यू हमने 2-3 वो टेस्ट में भी लिखा था। ओके, यहाँ ग्राम पूछा था, 10⁻³ kg and 3 into 10⁻⁸ whole square, so 9 into 10⁻16 16। तो ये भी क्वेश्चन इस बार उन लोगों ने एमसीक्यू में पूछा है कुछ सेट में। ओके, 1 ग्राम को आप एनर्जी में कन्वर्ट करो, 1 ग्राम किस में कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी में। तो इस तरह से हो गया, मतलब वो लोग कभी भी कुछ ऐसी इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्यूरी टेम्परेचर मतलब हमने अब तक जो कंप्लीट की वो क्वेश्चन 3, सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाद में 2 पोर्शन बताए, 2 बाइफरकेशन दी, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। ओके, बाद में क्यूरी टेम्परेचर, बाद में क्या बताया? क्यूरी टेम्परेचर। पहले एक काम करो, फटाफट एक बार इसको चेक कर लो, बाद में जो उन लोगों ने ग्राफ बताया, ग्राफ एक्सप्लेन करना है, जो मेन चीज है B वर्सेस H ग्राफ। पहले इतना कंप्लीट करो।
कंप्लीट किया बाकी સર બોલો સર આજે ટેસ્ટ લેવાના છે એમાં સર આપણે જે બોર્ડ માટે નોટબુક બનાવેલી એના સિવાયની આ નોટબુક બનાવવાની ને એમાં નહીં લખવાનું ને સર? એક કામ કરો એના કરતા 3 સપ્લિમેન્ટ પરચેસ કરો સિમ્પલ 3 સપ્લિમેન્ટ તમે પરચેસ કરી લો ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી મેથ્સ છે 12 એમાં જ ડાયરેક્ટ લખો કારણ કે એમાં OMR પણ છે એમાં જ ફિલઅપ થઈ જશે એમાં રાઇટઅપ થઈ જશે નોટબુક બટબુક ના લખો હું તમને સાચી વાત કહું છું 3 સપ્લિમેન્ટ લઈને લખી નાખો એ બહુ બેસ્ટ રહેશે બરાબર ઓકે સર. એ બેસ્ટ રહેશે હું તમને કહું 3 સપ્લિમેન્ટ લઈ લેવાની એ 3 સપ્લિમેન્ટ ડે ટુ ડે કમ્પ્લીટ કરી દેવાની જે ટાઈમે છે તે એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય સર ટેસ્ટ સવારે હશે કે પછી બપોરે? હવે એ તો હવે એમને પૂછવું પડે કારણ કે મને એનો આઈડિયા આવતો જ નથી કે આવું કેવી રીતે છે કારણ કે પેરેન્ટ્સની પ્રેઝન્સમાં લખવાનું થાય તો પછી એ ટેસ્ટ તો ગમે ત્યારે થાય એવું થઈ જાય હવે એ લોકો ટાઈમ કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરશે એમના પર છે એટલે આપણે એના પર ક્વેશ્ચન કર્યો નથી બરાબર મેં તો ખાલી એટલું જ કીધું કે પેપર્સ લેવાનું છે ને આવી રીતે 50 માર્ક્સ ને 2 અવર્સમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું પહેલા મેં તો 50 માર્ક્સ 2 અવર્સ જ બહુ અઘરી વસ્તુ છે કારણ કે 50 માર્ક્સ 2 અવર્સમાં લખો તો 100 માર્ક્સ 4 અવરમાં લખો તો પછી ગેરંટી પેપર લખવું પડે બોર્ડનું એ સિસ્ટમ ટુ સિસ્ટમ 1.5 અવરમાં કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ મેં 2 કીધું 2 એમ પણ પોસિબિલિટી હશે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં તમે ચેક કરો કે 25 MCQ હશે 25 MCQ 2 માર્ક ક્વેશ્ચન 4 હશે એટલે આ 25 થાય 2 માર્ક્સ 4 ક્વેશ્ચન એટલે 8 થશે અને 3 માર્ક્સ જે ક્વેશ્ચન ખરા 9 4 માર્ક્સ 2 मतलब 8 આ કમ્પ્લીટ થઈ જશે 16 and 9 25 plus 25 50 આ कंप्लीट आज पेपर पैटर्न दे बोर्ड की पेपर पैटर्न एग्जैक्टली हाफ करनी है तो ये होगा 25 MCQ 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन अब देखो पेपर एग्जैक्टली हाफ होता है इसका मतलब कि बोर्ड इसमें 2 ऑप्शन देती है इसमें सिंगल ऑप्शन आएगा यहाँ भी 2 ऑप्शन होगा इसमें सिंगल होगा यहाँ सिंगल ऑप्शन होता है लेकिन फिर भी एक सिंगल ऑप्शन मिलेगा
एक कंपलसरी होगा, एक के साथ एक ऑप्शन रहेगा, सपोज एक एक ऑप्शन रखेंगे तो इस तरह की पेपर पैटर्न हो सकती है। बोर्ड की पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मैं तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से पेपर जनरेट करके दे दूंगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सपोज आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है तो आपको टारगेट करना है कि विद इन 30 मिनट से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर? वरना बोर्ड में क्या होगा कि आप 50 क्वेश्चन 1 आवर में कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अभी भी जो टाइम कैलकुलेशन दी जाती है ना, उस टाइम कैलकुलेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करना है, वरना ये आप शेड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो शेड्यूल मतलब कि 180 मिनट्स 3 आवर और 100 मार्क्स लिखना है, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सिंपल है कि लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं, आप कंटेंट प्रिपेयर करो, टेक्स्ट बुक की कंटेंट, टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यू दिए सभी एमसीक्यू आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो गुजरात एग्जामिनेशन की एमसीक्यू चेक करो, कुछ डिफर नहीं है, सभी एमसीक्यू इसी से है। यूनिट पूछा, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, अब देखो अभी मैंने बताया 1 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट करो, कुछ है ही नहीं। ओके, वो 41 डिग्री वाला 58 डिग्री और 41 मिनट्स 58 मिनट्स वाला वो भी उसने पूछा, मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं। नॉर्मली आप गुड सेट में चेक करेंगे 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ 5 6 भी नहीं 5 मैक्सिमम 5 जिसमें कुछ हायर कैलकुलेशन है, वरना सभी इस तरह के नॉर्मल टेक्स्ट बुक कैलकुलेशन से हो जाएगा। ओके, हाँ, अब एक चीज और है कि नीट जेडब्ल्यू को कंसल्ट कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको एक वर्क करनी है कि इस बार के दर्पण जो इसमें सभी सेक्शन सेपरेट है, चेक करो 12th में नीट के डिफरेंट दिए, जेई के लिए दिए, तो उस हिसाब से कंटेंट चेक करो कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सी कंटेंट तक उन लोगों ने पूछा, तो उतना प्रिपेयर करना है। लेकिन मैक्सिमम चैप्टर के अंदर सभी कंटेंट सपोज एक बार सॉल्व कर दिया जाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि हमको तो पता है कि फार्मूला इतनी फार्मूला होती है, इससे न्यूमेरिकल होता है या एमसीक्यू होता है, लेकिन टाइम भी तो मिलना चाहिए, उतने टाइम के अंदर कंप्लीट तो होना चाहिए। मेन ये प्रॉब्लम है, टाइम के हिसाब से जल्दी कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा इस बार, वरना पेपर में कुछ था ही नहीं। अब देखो कि ये 3 क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन कौन सा? तो पहला फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। एक्सप्लेन द ग्राफ B वर्सेस H। ओके, B वर्सेस H ग्राफ के लिए क्या बताया? सबसे पहले कल जो एक्सप्लेन किया उसके सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड से जो करंट पास होता है इसको IF इन फ्री कंडीशन, तो कल हमने लिखा था NIF इज इक्वल टू H, NIF इज इक्वल टू क्या लिखा था? H। ओके, जिस ऑब्जेक्ट में हमको मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है, तो इसके अंदर जो मिलेगा वो मैग्नेटाइजेशन M। तो हमको ग्राफ बनना B वर्सेस H। B मतलब इससे डिपेंड होगा मैग्नेटाइजेशन की, B मतलब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब B वर्सेस H मतलब B ऑन Y एक्सिस, H ऑन X। ओके, H मतलब NIF, यहाँ से जो करंट पास करेंगे और इसको उसने H करके लिखा। ओके, समझ मान लो कि हमने इनिशियली करंट स्लोली स्लोली इंक्रीज किया, इंक्रीज करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी मतलब डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें होगा क्या, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड स्लोली इंक्रीज होगी, बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी और बाद में रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी पॉइंट है कि करंट पास करने से सभी डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे, इसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बताया जाता है। इसको क्या बताएंगे? सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब उन लोगों ने क्या किया, ये करंट डिक्रीज करना शुरू किया। करंट डिक्रीज करेंगे, एक मिनट पहले पूरा ग्राफ मुझे ड्रॉ कर लेना। ओके, जैसे करंट डिक्रीज करेंगे
ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। लेकिन ये ऐसी पॉइंट है जहां H मतलब करंट जीरो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। एट H इज इक्वल टू जीरो, लेकिन B की जो वैल्यूएशन मिलती है इसको रिटेंटिविटी बताया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपने करंट इंक्रीज किया, तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि इनिशियली पहले क्या होता है स्लोली के बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाद में रैपिडली इंक्रीज होगा। तो पहले जब आपने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंक्रीज हो, ब्लू लाइन में जो बताया वो। ओके, ये ऐसी पॉइंट है कि जहां सभी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है, इसका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, सभी डायपोल उस डायरेक्शन में हो गई। अब उन लोगों ने क्या किया, ये करंट डिक्रीज करना शुरू किया। करंट डिक्रीज करते करते जीरो तक आ गए, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं होता। लेकिन अभी भी बहुत सारे डायपोल वही फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लिखा, H इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो B की वैल्यू मिलती है इसको रिटेंटिविटी बताया जाएगा, रिटेंटिविटी। ओके, बाद में उन लोगों ने क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मैग्नेटिक जो डायपोल है उसी डायरेक्शन में है, अब करंट ऑपोजिट हो गया, मतलब वो जो फील्ड की डायरेक्शन में थी स्लोली स्लोली सब रैंडम हो जाएगी। तो एक ऐसी पॉइंट आएगी कि जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, H जीरो नहीं होगा। H मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, इस पॉइंट पे एट B इक्वल टू जीरो, एट B इक्वल टू जीरो H की जो वैल्यू होती है इसको कॉर्सिविटी बताया जाता है। ये रिटेंटिविटी, इसको क्या बताया जाता है, कॉर्सिविटी। ओके, यहाँ आने के बाद अभी भी करंट तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब क्या होगा कि जो डायपोल पहले इधर थी, ओके, पहले हमने सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन में करंट डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ डायपोल फील्ड से अलग हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में थी, तो ये पॉइंट मिला जिसको हमने रिटेंटिविटी बताया। ओके, फिर भी हम करंट क्या करें, अब इंक्रीज करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज किया तो जो भी फील्ड बचा था, जो डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में थी, वो भी अब रैंडम हो गई। इसका मतलब ऐसी करंट आएगी कि जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब हम करंट इंक्रीज करते रहेंगे तो फिर से जैसा पॉइंट यहाँ था जैसे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्या बताएंगे इसको, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अब ऐसी करंट आएगी, सभी डायपोल इस डायरेक्शन में है, पहले उधर था अब इस डायरेक्शन में, और सभी डायरेक्शन, सभी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में होगी। ओके, जो काम हमने यहाँ तक किया वो फिर से रिपीट करेंगे कि अब फिर से करंट डिक्रीज करो, फिर से करंट डिक्रीज करेंगे, जो पॉइंट यहाँ मिला वो पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। फॉर H इज इक्वल टू जीरो, B की जो वैल्यू आती है वो रिटेंटिविटी है। क्लियर, जो फील्ड इस डायरेक्शन में थी, आपने करंट डिक्रीज करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करते करते जीरो पे आ गए, तो फिर भी यहाँ भी थोड़ी बहुत फील्ड बचती है। ओके, कब, जब करंट जीरो तब मैग्नेटिक फील्ड को रिटेंटिविटी बताया जाएगा। अब फिर से करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल कर दो और करंट इंक्रीज करो, करंट इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसी पॉइंट आएगी, ओके, जहां B इज इक्वल टू जीरो बट H की जो वैल्यू है वो कॉर्सिविटी, मतलब जो पॉइंट यहाँ मिलता है सिमिलर पॉइंट यहाँ मिलता है, जो पॉइंट यहाँ मिलेगा सिमिलर यहाँ मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ग्राफ जहां से स्टार्ट हो वहां एंड नहीं होता, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन एंड यहाँ होता है। इस सेट को मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस बताया जाता है। सपोज आपको याद तो 11th में बताया था, इलास्टिक हिस्टैरिसीस ड्रॉ किया था, इलास्टिक मटेरियल के लिए, इलास्टोमर के लिए, इलास्टोमर सब्सटेंस के लिए हमने इस टाइप की ग्राफ बनाई थी। क्लियर, सिमिलर मेथड यहाँ मिलती है मैग्नेटिज्म के लिए। सिमिलर हिस्टैरिसीस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से। आफ्टर 12th ये हिस्टैरिसीस वो लोग ग्राफ में पढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, क्योंकि इस टाइप की ग्राफ बनानी तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिफरेंट पोर्शन के लिए मिनिमम 5 to 10 रीडिंग लेने पड़ते हैं। मतलब आप 30, हेलो तो 35 to 40 रीडिंग से ज्यादा रीडिंग होगा तभी एक ग्राफ क्रिएट होती है, और नॉर्मल A4 साइज में नहीं बनती, वो पूरी
बड़ी शीट 1 मीटर वर्सेस 1 मीटर वाले ग्राफ पे क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो इन लोगों ने आपको पूरा ग्राफ इसी तरह से एक्सटेंड करके दिया, लेकिन यहाँ उसने मैग्नेट पे लिखा है कि सपोज अप्रोक्सीमेट 1.2 टेस्ला या 1.5 टेस्ला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेट जो उन लोगों ने लिखी है वो याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, इसके बेनिफिट क्या? तो जिस मटेरियल के लिए हिस्टैरिसीस साइकिल के लिए विड्थ ज्यादा होती है, विड्थ क्यों ज्यादा होगी? रेटेंटिविटी ज्यादा होगी, कोऑर्सिविटी ज्यादा होगी। इस पोर्शन को कोऑर्सिविटी बताया जाएगा। ये क्या होगा? रेटेंटिविटी। जिसकी रेटेंटिविटी कोऑर्सिविटी ज्यादा होगी उस हिस्टैरिसीस साइकिल के लिए विड्थ ज्यादा होगी। जहां विड्थ ज्यादा आती है इसका मतलब ये परमानेंट परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक जो होता है इसके लिए साइकिल की विड्थ ज्यादा होती है, लेकिन जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है इसमें एक कम मिलेगा, ये भी कम मिलेगा, मतलब साइकिल जो है इसकी विड्थ कम होगी। जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है वो क्या होगा? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आया है, मेरे ख्याल से टेक्स्ट में नहीं पता, नहीं पूरा ही टेक्स्ट में था कि बी वर्सेस एच ग्राफ के अंदर जो शेप बनता है इसके अंदर वाली सरफेस की एरिया, मतलब जो मैंने अभी क्रॉस लाइन करके दिया, वो एरिया क्या या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा? बी वर्सेस एच ग्राफ एनक्लोज द सरफेस एरिया क्या देगा? तो बताएंगे कि एनर्जी लॉस पर साइकिल, जब करंट पास होता है तो जूल हीट जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस चैप्टर में था ऐसा? एनर्जी पास करने से जूल हीट जूल एनर्जी मिलती है, ऐसा किस चैप्टर में पढ़ा था? थर्ड चैप्टर। आइए तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वो अल्लाह ही अंदर ना 10 AM लगे PM लगे? ओके, सर एम लग के लो। थर्ड चैप्टर जूल हीट जूल एनर्जी। वायर से जब करंट पास होगा ओके तो वायर हीट होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब आप करंट पास करेंगे तो जो एनर्जी जूल हीट के तौर पे लॉस होती है वो इस एरिया से मिलेगी। इसकी एरिया कंप्लीट करो, इसकी एरिया फाइंड करो, तो आपको जूल हीट के तौर पे जो एनर्जी लॉस होती है पर साइकिल, पूरी प्रोसेस पर साइकिल, वो आपको इसकी कैलकुलेशन से मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले आप ये 38 नंबर कंप्लीट कर, बाद में तो 6 स्टोरी है कंप्लीट कर देंगे। बाद में उसको पता है कि कैसे मैग्नेट बनाया जाएगा, हार्ड फेरोमैग्नेट का यूज क्या है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट का यूज क्या है। जब आपने हार्ड फेरोमैग्नेटिक पढ़ा होगा, पढ़ा था अभी हार्ड फेरोमैग्नेटिक? अभी हमने पढ़ने के लिए टाइम जो दिया इसमें वो पैराग्राफ पढ़ा हार्ड फेरोमैग्नेटिक, सर ने बताया चलेगा तो चलेगा। हार्ड फेरोमैग्नेटिक में लिखा होगा हार्ड फेरोमैग्नेटिक जो बनता है इसमें एल्निको यूज होता है। एलोय है एल्निको। क्या क्या होगा इसमें? एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, क्रोमियम, ऐसा है, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, Cobalt, कोबाल्ट, कॉपर। ओके ओके, एमसीक्यू में एल्निको में कौन सी मेटल नहीं होती? 5 तो दिए, 3 राइट लिखेंगे, 1 रॉन्ग लिखेंगे। अभी मैंने बताया ऐसा है, बराबर? हाँ, क्रोमियम कोबाल्ट की जगह हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, जो इसको मर्ज करने से जो मिलता है इसको एल्निको बताया जाए, जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक में यूज होता है। ओके, चलो पहले ये ग्राफ वाली क्वेश्चन पढ़ लो।
कंप्लीट हो जाए तो बताना। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर उसने परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाएंगे, बाद में परमानेंट मैग्नेट की यूज, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कंप्लीट कर, मतलब इंफॉर्मेशन फॉर हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? लेकिन न्यूमेरिकल बाकी, इसलिए हम 1 2 3 4 चैप्टर से ही कंप्लीट करेंगे जो टेस्ट अभी वो। अब बता कि व्हाट इज द परमानेंट मैग्नेट और इसको कैसे बनाया जाएगा। रूम टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक जिसमें मैग्नेटिज्म मिलता है, इसका मतलब वो परमानेंट मैग्नेट है। रूम टेम्परेचर लॉन्ग टर्म, मतलब परमानेंट मैग्नेट की तरह जो बिहेव करेगा, इसका मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मतलब किसी भी टाइम पे चेक करो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, उसने लिख के दिया है द सब्सटेंस व्हिच एट रूम टेम्परेचर and the their ferromagnetic property for a long period of time are called permanent magnet। अब ये जो उन लोगों ने बताया तो बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है, इससे पुरानी भी एक इंफॉर्मेशन है। इस समझ आपके पास आयरन रॉड है और आयरन रॉड आप अर्थ के अंदर नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे अंदर रख देंगे, 2-3 महीने के बाद इसको निकालो तो अपने आप वो रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। क्यों? कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके हिसाब से इसमें जितनी भी डायपोल है 2-3 महीने के अंदर सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब वो रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अगर एक और चीज बताई कि इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखने के बाद हैमरिंग करना शुरू करो, तो किसी को भी हैमरिंग करो मतलब वो सुधरेगा। ओके, तो इसमें दोनों साइड जोर जोर से आप हैमरिंग करना शुरू करेंगे, इससे क्या होता है कि डायपोल वाइब्रेट, मतलब डोमेन जो ब्रेक होंगे वाइब्रेट होगी, जिसका मतलब सेम डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगी। ओके, ये एक मेथड बहुत पुरानी है। बाद में होता है कि आप वो सॉलिड के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखो। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंस्टेंटली वो क्या होता है, फील्ड के इफेक्ट के हिसाब से सभी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब डिफरेंट बहुत सारी ऐसी मेथड है कि जिससे हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज और भी है कि सपोज हमारे पास कोई ऐसे आयन स्ट्रिप है, हम बार मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में ऐसे एक ही डायरेक्शन जाना वापस आना ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन के अंदर रब करेंगे तो इसका मतलब सभी डायपोल एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाएगी। नंबर ऑफ टाइम्स को इस तरह से रब करेंगे तो इसका मतलब सभी डायपोल जब उस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी तो वो जो प्लेट है या
आयन सीट है, अपने आप वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, तो कैसे मैग्नेट बनाया जाएगा, परमानेंट मैग्नेट क्या है वो उसने कंप्लीट करके दिया। अब उसने बताया कि परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सी मतलब what material should be used to make a permanent magnet। तो हमने अभी कंप्लीट करके दिया था कि स्ट्रेस साइकिल के अंदर इसकी साइड विड्थ ज्यादा है, मतलब रेटेंटिविटी ज्यादा। ओके, द मेटल शुड हैव द हायर रेटेंटिविटी so that the magnet is strong। okay, and this metal have higher coercivity so the magnetization is not erased by the magnetic field। इसका मतलब क्या होता है कि जल्दी इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज भी नहीं होगी, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो भी। एज फॉर एग्जाम्पल की अभी विंटर की और समर की, हम बड़ा के हिसाब से बात विंटर और समर के अंदर जो टेम्परेचर है इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है एवरेज टेम्परेचर के अंदर, फिर भी जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। ओके, तो इसका मतलब क्या, परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसी मटेरियल यूज करनी है इस वक्त टेम्परेचर में ऐसा मतलब चेंज होगा तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। ओके, आज के लिए हम जानते हैं कि इन्होंने लिखा है कि स्टील इज अ वन फेवरेट चॉइस। याद रखना है किस मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाया गया, तो अच्छा है तो स्टील। ओके, उसने लिखा है इट हैज स्मॉलर रेटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयन बट मच स्मॉलर कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयन, ऐसा लिख के दिया। लेकिन एक चीज है कि वो जो है इसमें डायपोल की एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन हो गई तो बाद में ज्यादा वो चेंज नहीं होती। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टील रॉड रखेंगे, एक बार मैग्नेट की तरह क्रिएट हो गया तो बाद में जल्दी वो चेंज नहीं होगा। और मतलब सपोज एल्निको से बनाया तो हाथ से गिरेगा तो भी टूटेगा, स्टील रॉड से बनाया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब स्टील रॉड से बना है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, बाद में वो एल्निको वाला भी लिख के दिया होगा, एल्निको, कोबाल्ट स्टील एंड टिकोनाल, ये ऐसी मेटल है, ये अलग है कि जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो तो सिंपल चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की हिस्ट्री साइकिल वो जिसमें रेटेंटिविटी कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, ज्यादा ब्रॉड नहीं होगी। ओके, जब करंट पास होगा तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, और इसलिए ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की तरह यूज होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। ओके, यूज का इलेक्ट्रिक बेल, बाद में स्पीकर के अंदर होता है, टेलीफोन के अंदर भी वो मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके, स्पीकर में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्रेन में भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हैवी ऑब्जेक्ट एक जगह दूसरी जगह रखनी है तो मैग्नेटिक फील्ड से इसको पकड़ के रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये भी यूज है। ओके, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट क्या, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाएगा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक कौन कौन से मटेरियल्स की यूज किया, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा और इसकी यूज किया। ओके, इस डिवीजन के अंदर और एक चैप्टर होगा 6। देखो 3 चैप्टर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया, 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया। ऐसा 4 और 5 6 चैप्टर है तो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड से ये है। ओके, और ये दोनों डिवीजन जब कंप्लीट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब 7 नंबर अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि हमने अब तक जो पढ़ा वो सभी डीसी करंट के लिए है, डायरेक्ट करंट, लेकिन हम जो यूज करते हैं अल्टरनेटिंग है, तो पूरा एक चैप्टर अलग दिया 7 नंबर, वो अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, तो बाद में स्टार्ट होगा वेव और रेडिएशन से 8 नंबर चैप्टर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, बाद में ऑप्टिक्स, ये रेडिएशन आता है तो ऑप्टिक्स पहले पढ़ेंगे, तो 9 और 10 सेकंड पार्ट के अंदर ऑप्टिक्स के है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। ओके, देन न्यूक्लियस, एटम, ये सब रहेगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह की पूरी एडमेंट हम लोगों ने दी है। तो अभी भी एक चैप्टर बाकी रहेगा मैग्नेटिज्म में, वो 6, लेकिन 5th की थियरीज कंप्लीट हो गई और थियरी के हिसाब से आपको जो प्रिपेयर करने हो क्वेश्चंस, एक तो 35 शॉर्ट एंड फेरोमैग्नेटिक 35, बाद में 38 35
38, वो दोनों मैंने नहीं बताया, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक फिर से आता है पीछे, तो वही लिखेंगे। और एक काम करो, चलो हार्ड फेरोमैग्नेटिक 36 नंबर ही कंप्लीट करो, इसमें एग्जांपल लिखे है 38। और बाद में यूज, दोनों के यूज वाले जो भी पैराग्राफ है, यूज ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड यूज ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, इतना कंप्लीट कर लेना है। जहां जहां वो लिख के दिया वो कंप्लीट कर लेना इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो आज चैप्टर नंबर 5 की थियरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? न्यूमेरिकल बाद में करेंगे आफ्टर 1 वीक, क्योंकि नेक्स्ट मंडे से होगा ना, मंडे के बाद मंडे है। कोई डाउट बाद में? No, sir. मैंने अभी बताया इस तरह से 50 मार्क्स वाला पेपर होगा। बोर्ड की जो पेपर पैटर्न है इसको एग्जैक्टली हाफ कर देंगे, और 2020 की पेपर ऐसे भी आपको दर्पण में पीछे लिख के दी है 100 मार्क्स की पूरी, तो पता चलेगा 25 MCQ, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 50 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? उस तरह से कंप्लीट करके देंगे। और ऐसे भी आपने जो कंप्लीट की टोटल 1 2 3 4 की वेटेज क्या है, तो 7 8 9 और 8, 32 मार्क्स है बोर्ड के हिसाब से। यहाँ तो उसको 50 तक ले जाना है, यहाँ इसको मोस्टली सब इक्वल ही है, सबकी बाइफरकेशन इक्वल है। क्लियर? चलो आज इतना ही रखेंगे।